सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में मुसलसल कम होते देख रहे हैं और एक एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी कमी वाक़ हो सकती है, चूँकि गुज़िश्ता बार जब ये रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो वज़ीर आज़म ने इन प्राइसेस का जो रिलीफ था वो बिजली की सूरत में तमाम बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिया है। तो अब इस बार ये देखना है कि 8 रुपये से ज़ायद की जो इस वक्त सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की गई हैं उसमें वो कितनी कमी करते हैं और फिर महंगाई में इसके नतीजे में मज़ीद कितनी कमी वाक़ होती है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में 255 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन इस पर हम ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में जो अमाउंट ऐड किया जाता है उसको अगर हम देखें तो वो कोई 107 रुपए के करीब बनता है। यानी जो एक्चुअल पेट्रोल प्राइस है वो 148 रुपए और मुख्तलिफ लेवीज़ और टैक्सेस की मद में जो अमाउंट इस वक्त इस पर ऐड होता है 148 रुपए में, वो 107 रुपए है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर हर पाकिस्तानी 107 रुपए टैक्स दे रहा है। अब इस सिचुएशन में जब आलमी मार्केट में ये कीमतें कमी की जानिब जा रही हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोल सार्फिन को वो रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा, कितना फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, और कितना वज़ीर आज़म आज ये रिलीफ दे सकते हैं आवाम को, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कोई 8-9 रुपए के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हो सकती है। पिछली बार भी कोई 12-14 रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वहाँ 1 रुपए की भी कमी नहीं मिली और ये कहा गया कि बिजली की मद में फिर ये कमी की जाएगी। तो आज भी ऐसा ही कुछ तो नहीं होने जा रहा है, या कम से कम ये ड्यू रिलीफ आज पब्लिक को मिलना चाहिए और फिर इसके बाद महंगाई में भी कमी आनी चाहिए? जी अरबाब, बहुत शुक्रिया। देखें, प्राइस में अगर इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में अगर जाया जाए ना, तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ये 72 से 74 डॉलर पर बैरल जो है वो ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद अब तकरीबन जो है ये 64 डॉलर पर बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और एक उसमें एक तो मार्केट इसकी इतनी क्रैश कर गई थी कि आप समझिए कि 60 डॉलर के ऊपर आ गया था, और ये मजीद नीचे भी जाना था अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसको 3 महीने के लिए अगर पोस्टपोन ना किया जाता तो ऑयल जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट्स में मजीद नीचे जाना था। बहरहाल आज का सिनेरियो जो है वो ये बन रहा है कि तकरीबन जो है वो 8 से 10 डॉलर जो है वो पर बैरल जो है वो नीचे आ चुका है। और इसको अगर हम यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में इसको कन्वर्ट करें तो ये 25 से 30 रुपए का रिलीफ जो है वो आवाम को देना चाहिए, अगर हुकूमत जो है वो सेम ड्यूटीज और सेम जो टैक्सेस चार्ज करती है। अच्छा। तो ये जो आप 6 या 7 रुपए का कह रहे हैं, ये तो मतलब ना होने के बराबर रिलीफ है। एज पर जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तो इस तरीके से होना चाहिए था। अब हुकूमत उसको किस तरीके से जो है वो आगे इसको फॉरवर्ड करती है, या इसको अप्रूव करती है, या इसको इन काइंड बिजली में दोबारा से जो है वो सब्सिडी को एनहेंस करके जुलाई जून के बाद भी इसको किया जाता है, तो ये बहरहाल एक देखने वाली बात होगी। मेरे मेरे ख्याल में जो है ना वो हुकूमत को चाहिए कि डायरेक्ट ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो है वो सब्सिडी दे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आवाम का जो एक सबसे जो बुनियादी जरूरत है, और उसमें अगर डायरेक्टली कमी होगी तो मेरे ख्याल में इससे आवाम को ज्यादा फायदा होगा, और पावर में जो है ना वो रिलीफ देने से वो जो मकासद हैं वो हासिल हो नहीं पाते। तो बेहतरी यही है कि दे शुड प्रोसीड विद रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस। 7 रुपए तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो अब ये अकमल साहब, अगर ये सेम ड्यूटीज़ रखी जाती हैं तो ये कमी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में 107 रुपये पर लीटर हम पे कर रहे हैं, उसमें 70 रुपये की लेवी ऑलरेडी शामिल है, 15 रुपये से ज़ायद इसमें कोई कस्टम ड्यूटी भी पर लीटर शामिल है, फिर डीलर्स मार्जिन वो 8 रुपये 64 पैसे है, फिर वो कई तरह के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो मार्जिन है वो 7 रुपये 87 पैसे है। तो ये इतने टैक्सेस और इतनी ड्यूटीज़ ऑलरेडी इस पर लगी हुई हैं, और अभी भी लेवी को बढ़ाने की कोशिशें या वो प्लानिंग हुकूमत की जानिब से की जा रही है। ये इन मौशी हालात में एक क्या दुरुस्त फैसला होगा आपकी नज़र? देखिए, दुरुस्त फैसलों की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोलियम लेवी बेसिकली बढ़ाने का मकसद ये होता है कि पेट्रोलियम लेवी में जो है वो जो ऑयल की कंपनीज होती हैं उनका शेयर नहीं होता। ठीक है ना? तो सॉरी, ऑयल की कंपनीज का नहीं, जो जो सूबे होते हैं उनका शेयर नहीं होता उसमें, तो वो डायरेक्टली फेडरेशन के पास जो है ना वो पैसे आते हैं। अब वो ज्यादा पैसे हुकूमत के पास जो है वो उसकी सूरत में आ जाते हैं, लेवीज की सूरत में। तो वो ये करते हैं कि उसको फिर, जैसे कि आपने बताया कि या हुकूमत ने ऐसे किया कि बिजली की सूरत में आवाम को उसके ऊपर रिलीफ दे दिया, या किसी और तरीके से सब्सिडाइज कर दिया। सब्जेक्ट आप जानते हैं कि हम IMF के भी प्रोग्राम में हैं, तो उस प्रोग्राम में होने की वजह से हमें बहरहाल
IMF से भी अप्रूवल लेना पड़ेगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं, $64 पर बैरल इस वक्त जो है वो प्राइस है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इस वक्त ₹110 तकरीबन जो है वो बनती है। तो अभी भी आप समझिए कि ₹160 जो है वो एक आम आदमी जो है वो इजाफी अदा कर रहा है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। तो इसको जो है ना, अगर इसमें डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए वो उससे उसके मुकाबले में जो है ना वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसी है वो समझ में मेरी तो नहीं आ रही, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ अगर महंगाई कम हो रही है तो वो तो ठीक है, नजर भी आ रहा है कि पॉइंट्स में अब आ गई है। एवरेज अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो 5-6% है। लेकिन स्टेट बैंक जो है वो चूंकि इंटरेस्ट रेट्स को 12% पे उन्होंने रखा हुआ है, और डिफरेंस तकरीबन 6 से 7% का है इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में, जिसके नतीजे में जो अवाम है ना उनकी बाइंग पावर नहीं बन रही। बाइंग पावर उनकी चूंकि नहीं है तो वो डिमांड नहीं जनरेट कर रही, इसी वजह से जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपको मार्केट में होती हुई नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ से भी जो है वो स्टेट बैंक को भी कंसिडर करना चाहिए कि जो पॉलिसी रेट्स हैं उसमें खातिर ख्वाह कमी करे, उसको जो है ना वो इन्फ्लेशन के मुताबिकत में लाए, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़े। सिर्फ इन्फ्लेशन को, सिर्फ पेट्रोल की प्राइस को कम कर देने से मसाइल हल नहीं होंगे। अब पेट्रोल की प्राइस अगर ₹50 लीटर भी कर दें और ₹50 लीटर में भी किसी की लेने की गुंजाइश ही ना बन रही हो, उसकी परचेजिंग पावर ही ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट ऊपर रख के जो परचेजिंग पावर को कर्टेल किया हुआ है ना, मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, रादर देन के इसके ऊपर जो है वो मजीद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम इस तरफ इकदाम किए जाए कि थोड़ा सा यहाँ से बिजली के रेट में कमी कर दी, 1-2 रुपए जो है पेट्रोल के प्राइसेस में कमी कर दी। रिलीफ अगर आवाम को देना तो पूरे से पूरा रिलीफ दिया जाए, ताकि एक माशी इस्तेकाम की तरफ हम बढ़ सके। मैक्रो लेवल का इस्तेकाम तो आ गया, लेकिन माइक्रो लेवल का इस्तेकाम भी तो आपको चाहिए ना, ताकि एक आम आदमी की गुर्बत में कमी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंडस्ट्री चले। अब ये सब चीजें चलेंगी, एक आम आदमी को जब उसका फायदा पहुंचना शुरू होगा तो फिर हम कहेंगे कि जी अब जो है वो हम माइक्रो स्टेबिलिटी भी अचीव कर चुके हैं, और इस तरफ जो है वो हुकूमत का ज्यादा फोकस होना तो चाहिए। अकमल साहब, जब ये पेट्रोल प्राइस कम हो तो ये तो एक बेहतरीन और आइडियल मौका होना चाहिए माइक्रो स्टेबिलिटी हासिल करने का, क्योंकि हम ये देखते हैं यही 8 या 10 रुपए अगर इजाफा हो रहा होता तो हर प्रोडक्ट की कीमत में फ़ौरन 8 से 10 रुपए का इजाफा हो जाता और इन्फ्लेशन एकदम से अपने हाई की तरफ चली जाती। जब ये 8-9 रुपए की कमी अगर पेट्रोल प्राइसेस में पर लीटर हो रही है तो ये हम डिफ्लेशन की तरफ क्यों नहीं जा रही? कीमतें फिर कम क्यों नहीं होती जो कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफे से उसी तनासुब से बढ़ती हैं? देखिए, मैंने अगेन आपको बताया ना, इसमें एक तो परचेजिंग पावर का फैक्टर है, दूसरा फिर आपको पता है कि बीच में मिडल मैन और जो माफियाज हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो जो रियल जो इम्पैक्ट आवाम तक पहुंचना चाहिए वो इम्पैक्ट पहुंचने नहीं देते। अगर बड़े कार्टेल्स हैं तो वो प्राइसेस को होल्ड कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, गैर जरूरी तौर के ऊपर जो है ना वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। चीनी का जो है ना वो आपके सामने है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो डायरेक्ट रिलीफ मिलता है तो ट्रांसपोर्ट वालों को अपने किराए कम करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरीके से रेलवे भी खास सब्सिडी नहीं देता, सेम इज द केस विद एयरलाइंस। तो डायरेक्ट रिलीफ पेट्रोल कम होने की सूरत में जो आवाम को मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस माफिया की और इस करप्शन की वजह से जो है वो नहीं मिल पाता। उसमें हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो एक तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज हैं उसको भी जो है ना वो एम्प्लॉय करे, उनके जरिए भी जो है वो थोड़ा सा इस चीज को इन्फोर्स करे कि ये जो रिलीफ अगर हुकूमत देती है कोई भी, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 7 से 8% का तो बनता है, वो रिलीफ मिल ही जाएगा, तो उसको फिर एंड यूजर तक जो है ना वो पहुंचना भी चाहिए। अब एंड यूजर तक अगर नहीं पहुंचेगा और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कमीशन में इजाफा हो जाएगा और लेवी में इजाफा कर दिया जाएगा, या कोई थोड़ा बहुत जो रिलीफ है बाकी ट्रांसपोर्टर्स ग्रैब कर जाएंगे, तो आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं है ना। जो ₹50 अगर टिकट ये किराया लगा के दिन का जा रहा है और वापस भी ₹50 पे आ रहा है, तो उसको अगर रिलीफ नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ पेट्रोल प्राइसेस में कम करने का। और हमारे यहाँ आपको पता है ज्यादा जो पब्लिक है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है ना, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन कि जो ना इस किस्म की चीजों को जो है वो ज्यादा अपवर्ड जो है वो जाने दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होते हुए भी एग्रीकल्चर सेक्टर से इस वक्त खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाने में नाकाम हो रहा है और इसीलिए मौजूदा हुकूमत ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी कर रही है और इन्हीं इकदाम की बदौलत इस वक्त अपने जो ग्रेजुएट्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, उनको दोस्त ममालिक में भेज कर जदीद एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाना भी शामिल है, जिसके नतीजे में मुल्की ज़राअत का शोबा अपनी पूरी ताकत से मईशत में अपना हिस्सा डाल सकेगा। हुकूमत ने मुल्की ज़राई शोबे को अपग्रेड करने के लिए मुकम्मल फंडेड इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को चाइना भेजने का ऐलान किया है। वजारत बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम के तहत 300 ज़राई ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप 16 अप्रैल 2025 को चाइना के लिए रवाना हो जाएगा, यानी फौरी तौर पर पहले ग्रुप को भेजा जा रहा है। इस तरबियती प्रोग्राम में फार्म मैकेनाइजेशन, बायोटेक्नोलॉजी, दुरुस्त ज़राअत, मसनूई ज़हानत और आला कारकर्दगी वाले आपाशी के निज़ाम शामिल हैं। अब 3 से 6 माह वाले इस तरबियती प्रोग्राम के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंतखाब 9 अहम शोबों में मेरिट और महारत की बुनियाद पर किया गया। अब चाइना में ये जो तरबियत होगी, ये की जाने वाले ज़राई ग्रेजुएट से तवक्को है कि वो मास्टर ट्रेनर के तौर पर वापस आएंगे और फिर जो बैरून मुल्क सीखे गए इल्म है और टेक्निक्स हैं उनको मकामी काश्तकारी बरादरियों और इदारों तक फैलाने में भी फिर वो मदद करेंगे। अब ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है और इससे जो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे कितनी हम आहंगी हो सकती है, और ये 1000 ग्रेजुएट्स जब वापस आएंगे तो वो मज़ीद कितने लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन कर सकेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, फैल रही है, और ये जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है इससे इस वक्त हमारा ज़राअत का शोबा कितना पीछे है, और चाइना या दीगर ममालिक में हम जाएंगे, ये जो इस वक्त वैल्यू एडिड कोर्सेज करेंगे, ये कितने मददगार साबित हो सकते हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आज गुफ्तगू शनीद का। देखिए, ऑस्टेंसिवली तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फुकदान है ह्यूमन कैपिटल का। फिर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ठीक है, हमारे यहाँ और भी कुछ चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का फुकदान रहता है, फाइनेंशियल कैपिटल समेत, लेकिन जो सबसे बड़ा फुकदान है वो ह्यूमन कैपिटल का है। और उस ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, उनके स्किल्स में, इल्म में इजाफा करना, ये मेरा ख्याल है सबसे पहला कदम यही होना चाहिए। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या चाइना में जो ये 300 कैंडिडेट्स अब जा रहे हैं और ओवरऑल 1000 हमें सुनने में आया कि जाएंगे और फिर मास्टर ट्रेनर का रोल प्ले करें वापस आकर, क्या ये मुफीद साबित होगा या नहीं। देखें, ऑस्टेंसिबली जाना एक काफ़ी इसकी सेंस भी बनती है क्योंकि चाइना एक साइंटिफिक सुपर पावर है। इस वक्त चाइना डार्क साइड ऑफ द मून में एक बेस बना है और बहुत सारी फील्ड्स में वो बहुत एडवांस कर चुका है। इसमें कोई भी शक नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ले लें, यहाँ तक कि कुछ चीज़ों जिनमें वो बहुत अरसा बहुत पीछे था, जिस तरह जेट प्लेन्स बनाना, अब उसमें भी दुनिया में अब 3 प्लेयर्स हैं जहाँ डेकेड्स तक, तिहाइयों तक सिर्फ 2 प्लेयर्स थे, बोइंग था और एयरबस था। अब एक चाइनीज़ एंट्रेंट भी आ गया है। अलबत्ता एग्रीकल्चर में चाइनीज़ ने बहुत एडवांसमेंट्स की हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा पीछे भी हैं कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज जिन्होंने सॉइल पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और इसमें सर फहरिस्त पे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अलमिया, बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल का मैंने जिक्र किया, पानी की किल्लत भी अब आती जा रही है पिक्चर में, लेकिन एक और बड़ा क्राइसिस जो है वो सॉइल का है। हमारी जो ज़मीन है उसका नामियाती मादा बहुत कम है, यहाँ तक कि जहाँ एक ज़माने में समझा जाता था कि अप टू 1% है या 0.7% है, वो अब 0.3% रह गया है ऑन एवरेज, औसतन, ठीक है। और कुछ एरियाज में, हमारे जनूबी पंजाब वगैरह में जिधर हमारा फार्मिंग ऑपरेशन है फॉर एग्जांपल, वहाँ 0% है नामियाती मादा, ऑर्गेनिक मैटर। तो जब तक हम ऑर्गेनिक मैटर को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही से आगे बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा, इससे हमारी डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, प्लांट्स की क्रॉप्स ज़्यादा हेल्दी होंगी, और इससे पानी की स्टोरेज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये भी बहुत हम ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। हम डैम्स बना सकते हैं अपनी ज़मीनों में, अपनी काश्तशुदा ज़मीनों में।
बेसिकली स्टडीज ये शोकेस करती हैं कि हर 1% ऑर्गेनिक मैटर अगर 1 एकड़ में बढ़ जाए टॉप सॉइल में, तो वो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है 27,000 गैलन से। ये एक बहुत बड़ा सम है, राइट। और इस वक्त हमारे पास 0.3% ऑर्गेनिक मैटर है, और समझाया जाता है कि 5% ऑर्गेनिक मैटर कम से कम होना चाहिए एक सॉइल को अच्छा कंसिडर किया जाए तो। और इसके अपवर्ड बाउंड कोई नहीं है, 8, 9, 10%, 11% फार्म्स पूरी दुनिया में कुछ फार्म्स हैं जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, जो कि ले गए हैं 10%, 11% तक भी लेके गए हैं। लेकिन जिन्होंने 5-6% भी अचीव कर लिया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। बल्कि हमने ये देखा अपने फार्मिंग ऑपरेशंस में कि जब हम अबाउट 1.5-2% पे भी जब ले जाना शुरू करते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, कहाँ 0% और कहाँ 2%। न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये सॉइल्स की बढ़ जाती हैं। तो ये असल चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है। अब आपके फंडामेंटल क्वेश्चन पे ये आइएगा फंडामेंटल क्वेश्चन पे। एक इसका सब क्वेश्चन ये है कि इसमें फिर ये इजाफा होगा कैसे? ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं 0 कहीं 0.3 तक आ चुका है, इसका प्रोसीजर क्या होगा कि इसको आप 1+ में ले जाएं या 2 पॉइंट समथिंग तक लेकर जाएं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसकी मैं अक्सर तशबीह जो है वो इंसान की सेहत से देता हूँ, राइट। जब कोई बहुत बीमार हो, प्री डायबिटिक हो फॉर एग्जांपल, ओवरवेट हो और बहुत सारे उनकी इश्यूज हों, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज वगैरह हो, तो हम उनको एक सिर्फ सोल्यूशन नहीं देते, हम उनको एक पैनोपली ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी होती हैं। दिस कुड इंक्लूड सम मेडिकेशंस, दिस डेफिनेटली इंक्लूड्स चेंज इन डाइट, एक्सरसाइज, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, और चंद और चीज़ें, ठीक है। इसी तरह रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के भी मल्टीपल प्रिंसिपल्स हैं। अगर हमने अपनी सॉइल को ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें नामियाती मादे को बढ़ाना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। इसमें हमें टिलेज को, यानी ज़मीन में हल चलाने को कम करना होगा, नो टिल की तरफ आना होगा, हमें कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग करके फार्म यूनिट्स पे उसको अप्लाई कराना होगा, या फार्मर ख़रीद के अप्लाई करे, डिपेंडिंग ऑन एक फार्मर की कितनी कैपेसिटी है, वो कर सकता है नहीं कर सकता। बट ईदर वे ऑर्गेनिक मैटर को डालना सॉइल में बहुत ज़रूरी है। हमें इंटरक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग से नहीं, एक वक्त में एक फसल उगाने से इंटरक्रॉपिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना होगा। और क्रॉप्स के दरमियान, जब 2 कैश क्रॉप के दरमियान लेट से 1.5 माह का एक वक्फा आ जाता है, उस दौरान कवर क्रॉप का लगाना बहुत ज़रूरी है, एक डाइवर्स कवर क्रॉप का। ये प्रैक्टिसेस और चंद और प्रैक्टिसेस, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल, यानी कि प्रोबायोटिक सॉइल के लिए, अच्छे जरासीम को सॉइल में डालना, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, जिसमें हम श्रब्स या ट्रीज़ को, हमारी जो रो क्रॉप्स हैं, मसलन गंदम होगी, शुगर केन होगी, मकई होगी, इनके साथ मिला के हम ट्रीज़ और श्रब्स को भी लगाते हैं। ये भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करती हैं। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज के भी एक सोल्यूशंस में से, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, उनमें से एक ये भी है। और स्टडीज ये शोकेस करती है कि 133 बिलियन टन कार्बन की है कम से कम सॉइल्स में जो हम डाल सकते हैं अगर हम रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ आते हैं। अब आपके फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चीन में हमारे जो 3 यंग लड़के जा रहे हैं, और मैं उन सबको मुबारक देता हूं जो कि इस प्रोसेस से चूज होकर उनको भेजा जा रहा है। उनके लिए, उनके फैमिलीज के लिए बहुत ही एक खुशाइन चीज़ है, एंड आई विश देम द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि वो बहुत सारी अच्छी स्किल्स सीख कर आएं। लेकिन आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। मेरी कि ये एक पॉलिटिकल चीज ना हो आने के लिए कि देखें हम यूथ को कितना एम्पावर कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक विजन और थिंकिंग की जरूरत है ऑन अ नेशनल लेवल इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविंसेस कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा नॉर्थ स्टार क्या है, हमारा किबला किस तरफ है, हमने काश्तकारी में करना क्या है। हमने, जिस तरह मैं एडवोकेट हूँ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का, तो हमने इसको अचीव कैसे करना है, और इसको अचीव करने के लिए हमें वो कौन सी स्किल सेट्स हैं जिनका इस मुल्क में फुकदान है, उस ह्यूमन कैपिटल को हमने अप लेवल कहाँ से करना है, कैसे करना है। और उसके लिए हमें एक नहीं शायद 5-6 ममालिक डिफरेंट चीज़ों के लिए जाना पड़े, जहाँ कोई कुछ चीज़ें बेहतर कर रहा है, कोई कुछ चीज़ें बेहतर कर रहा है, वहाँ जाएँ, सीखें, और फिर आके मास्टर ट्रेनर्स। ये एक आइडिया कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा है। लेकिन इसमें भी देखें एक बहुत बड़ा इशू होती है कि जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं इस मुल्क में, वो जब निकलते हैं एग्रीकल्चर स्कूल से, उनकी स्किल सेट्स ऑन द फार्म बहुत लिमिटेड हैं। उनको एज एन एकेडमिक ट्रेन किया जा रहा है, चाहे वो एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं। जब वो निकलते हैं और हम उनको, हमारे फार्मिंग ऑपरेशन पे माशाल्लाह से काफ़ी सारे मेरी टीम में हमने ऐसे लोग हायर किए हैं, बट वो उनकी स्किल सेट्स बहुत लैकिंग होती हैं।
होती हैं, बल्कि अक्सर जो जो हमने रीजनेबल स्किल सेट्स के लोग हायर किए हैं वो लोग हैं जिनको एक्चुअली स्किल सेट सिखाए गए प्राइवेट सेक्टर में, वो किसी और कंपनी में काम कर रहे थे और वहां से फिर जब हमारे पास आए या हमारे पास डायरेक्टली फ्रेश है और हमने उनको एसेंशियली ट्रेन किया। तो एक्चुअली ऑन फार्म ऑपरेशंस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको वो सीखते हैं जब वो हमारे पास आते हैं। लेकिन देखिए, हम एक यूनिवर्सिटी नहीं है या प्राइवेट सेक्टर या कोई भी छोटा फार्म, जैसे कोई 20 एकड़ का फार्म है, 30 एकड़ का फार्म है, वो हायर करना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट को, तो वो एक्सपर्ट ही नहीं होते। तो हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल का इतना बड़ा फुकदान है। अब देखिए, मैंने कैलकुलेशन की बैक ऑफ द एनवेलप, हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं इन 1000 इंडिविजुअल्स को भेजने पे। लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं कि मे बी $10,000 पर पर्सन लगाया जा रहा है, क्योंकि उनके टिकट्स के खर्चे, उनके खाना पीना, कम से कम इतना तो होगा, तो ये $10 मिलियन बन जाते हैं 1000 लोगों के लिए। क्या इन $10 मिलियन का कोई बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता था अगर हम फार्मर फील्ड स्कूल बना लेते, जिसका हिंदुस्तान के उनका हमारे यहाँ प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पे स्टेट कहा जाता है, एक वहाँ पे स्टेट है उनके साउथ में, वहाँ पे उन्होंने आंध्र प्रदेश, वहाँ पे उन्होंने एक रीजनरेटिव फार्मिंग सिस्टम बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली फर्मेंटेड चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग का हैवी इस्तेमाल होता है, टिलेज को कम किया जाता है। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि यील्ड्स जो हैं वो हर क्रॉप की जंप कर गई अप टू 133%। और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, एक यूके की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पर स्टडी की एज एन एक्सटर्नल पार्टी। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के क्लेम्स पता नहीं कितने सच्चे हैं कितने नहीं हैं, और उन्होंने ये कंक्लूजन रीच किया कि अप टू 133%, दैट्स 133% तक पैदावार में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ क्रॉप्स का मुख्तलिफ इजाफा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हर क्रॉप में, चाहे वो टमाटर हो या वो कपास हो, हर क्रॉप में इजाफा देखने को मिला है। और वो इससे क्योंकि सॉइल इंप्रूविंग प्रैक्टिसेस की गई और फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इजाफा, डबल हो गई प्रॉफिटेबिलिटीज, क्योंकि उनकी जरूरत केमिकल्स की बहुत हद तक कम हो गई, राइट, ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। तो ये हमें एक फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है और फिर उसके लिए करना क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर फील्ड स्कूल बहुत ज़रूरी हैं, और AI का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। शायद हमें ऐप्स या यूट्यूब के बजरिए फार्मर्स तक पहुँच सकें, उन्हें सिखाएं कि क्या वो प्रैक्टिसेस है। और फार्मर्स की फील्ड स्कूल्स कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक हो या मल्टीपल भी हो सकते हैं, जहाँ पे फार्मर्स आए, बेसिकली वो छोटे छोटे फार्म्स हो, मॉडल फार्म्स हो, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, फार्मर्स आए, सीखें मुख्तलिफ क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। और जब वो देखेंगे कि हमारे इलाके में इस तरीके से किया जा रहा है और ये अच्छी यील्ड्स लोग ले रहे हैं, और ऐसी ज़मीन में जो हमारी जैसी ही थी पहले, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस को फिलिप मिलेगा, और वो भी फिर इन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहेंगे, तो क्योंकि फार्मर इस वक्त काश्तकार। बहुत अच्छी आपकी ये सजेशन और ये सारी तजवीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर चने अब ये हुकूमत तक पहुंचेंगी, वो इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल हो सकता है? जब कॉर्पोरेट फार्मिंग भी आजकल इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने उरूज की तरफ जा रही है, बहुत लोगों में अभी ये सेंस डेवलप हो चुका है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर इन जो फील्ड स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अपना कोई रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल 100% कर सकती है जी। देखिए, मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ पब्लिक, दो चीज़ों में, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, और दूसरी चीज़ मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग पे कहूँगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान का एक सोल्यूशन ज़रूर हो सकता है। ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक इस शोबे से है, वो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग, लेकिन मैंने स्मॉल फार्म्स भी बहुत सारे डिज़ाइन किए हैं लोगों के लिए, मेरे मुख्तलिफ मेंटर्स हैं इस मुल्क में भी और अब्रॉड भी, और हमें 2 सिस्टम्स बनाने हैं स्मॉल होल्डर फार्मर के लिए भी, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उसकी भी पैदावार को ऊपर करने की ज़रूरत है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान ने किया और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर डेवलपिंग कंट्रीज में किया जा रहा है। और हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी रीजेनरेटिव बनाना है, लेकिन दोनों के रीजेनरेटिव पाथवेज थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल जरूर सेम होंगे, लेकिन टूल्स और टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं, और हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। अब जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, देखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का बड़ा एक रोल हो सकता है। हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है, आई थिंक गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट, लेजिस्लेशन, आइडियाज, और फिर प्राइवेट सेक्टर को के हवाले करें, क्योंकि पक्की नौकरी इस मुल्क में एक बहुत खतरनाक इंटरनल, मैं समझता हूँ एक टर्माइट है जो हमें खत्म करती है, पक्की नौकरी। क्योंकि पक्की नौकरियों में होता यह है कि लोग आते हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता, उन्हें पता है कि उनकी रिटायरमेंट भी महफूज है, और उनका इंसेंटिव नहीं है कि वो इनोवेटिव काम करें, अच्छे काम करें, नए काम करें, मेहनत हो, लगन से काम करें। प्राइवेट सेक्टर में, आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मैं भी, आपको और मुझे पता है कि हम अगर मेहनत से काम नहीं करेंगे तो आज हमारी नौकरी है लेकिन कल नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर बंदे को अपना लोहा मनवाना है,
और हमें एज अ मुल्क भी अब हाई टाइम हो चुका है कि हम भी अपना लोहा मनवाएं। और मुल्क बेसिकली एक इंडिविजुअल मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। जितने स्ट्रॉन्ग हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स है उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑन अ मैक्रो लेवल हमारा मुल्क होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए। ये जो फार्मर फील्ड स्कूल या इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, गवर्नमेंट इनमें थोड़ी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे, लेकिन और इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रखे, कोई एक्सटर्नल ऑडिट फर्म बनाए, बेशक वो नॉन प्रॉफिट्स हो सकती हैं, और ताकि इस तरह हम एक इस तरह के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाएं जिसमें ना चीटिंग ना इनकॉम्पिटेंस की ज़्यादा गुंजाइश हो, और फार्मर्स आएँ और यहाँ पर सीखें। और डिलीवरी मॉडल बेसिकली कुछ स्कूल्स में ये किया गया पंजाब में, और उससे डिलीवरी मॉडल बहुत बढ़ गया, जिससे गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देती है स्कूल्स का, कुछ पे करती है उन प्राइवेट सेक्टर एनजीओज को जो कि आगे उन स्कूल्स को रन करते हैं। लेकिन उनकी स्कूल्स की रनिंग में जो गो स्कूल्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टीचर्स जो हैं वक्त पर आ रहे थे, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी हैं एजुकेशन को बढ़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अक्रॉस द बोर्ड हम पूरी दुनिया में देखते हैं, ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे ये क्राइसिस रहा है कि जब हम पब्लिक प्राइवेट चीज़ों को ले जाते हैं तो उससे रिजल्ट्स में अमूमन तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह हम एग्रीकल्चर के इस एक वसी मौजू पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग एक्सपर्ट तैमूर मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।